So this is chapter about exploring force. फोर्स क्या होता है हम इसमें ये समझेंगे। क्या होता है फोर्स? फोर्स हर उस चीज को कहते हैं जब आप अपनी डेली लाइफ में जितनी भी पुश और पुल करते हैं, डोर को ओपन करने के लिए पुश और पुल जो किया जाता है, वही चीज फोर्स है। ठीक है, वही चीज फोर्स कहलाती है। So what is force? Force is a push or pull which can change the state or rest or motion of an object. It is a physical quantity. Force जो कुछ भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम फिजिक्स में गणना कर सकें। फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं? फोर्स, एरिया, प्रेशर, हाँ, जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे फोर्स में, वर्क एनर्जी, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। पुश और पुल क्या करते हैं? जब भी आप दरवाजा खोलते हैं बाहर की तरफ, तो उसको आप पुश करते हैं, ढकेलते हैं, और जब भी दरवाजा खोलते हैं अंदर की तरफ अपनी अपनी तरफ, तो उसे पुल करते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज हमें अपनी तरफ टूवर्ड्स, तो क्या होगा? पुश पुश एक्टिविटी क्या करा रहे हैं यहाँ पे? पुश अ बुक। आप आपके टेबल पे जो भी सामान है, बुक है, लैपटॉप है, फोन है, उसको पुश करें। क्या होगा? इट मूव्स अवे फ्रॉम यू, वो तुमसे दूर जाएगी। ठीक, जैसे कि ये बुक हाथ से दूर जा रही है। और पुल एक्टिविटी क्या है? कि पुल और ड्रॉर, ड्रॉर को जब खोलेंगे, अलमीरा का दरवाजा जब खोलेंगे, डोर, फ्रिज को दरवाजा जब खोलेंगे, तो क्या होगा? इट कम्स टूवर्ड्स यू। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में भी हम पुश पुल दिन में कई बार करते हैं। जब पानी पीने जाते हैं और मम्मा कहती है पानी की बोतल भर के रखो, वो आप नहीं भर के रखते, बस पानी पी के ऐसे ही रख दे। तो अच्छी बात है, पानी बॉटल खाली दिखे तो छोटे छोटे घर के काम करने चाहिए। तब क्यों करने चाहिए? ताकि आपको पढ़ाई में इजी हो। अगर आपने फ्रिज खोली होगी, बंद की होगी, आपने काम किया होगा, कभी दरवाजा खोला होगा, बंद किया होगा, आपको पता होगा कि आप अपनी डेली लाइफ में क्या पुश और पुल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है? फोर्स कर क्या सकता है? फोर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? फोर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्शन, ये चेंज द स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने का मतलब ये है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो उसको चला सकता है, और जो चीज चल रही हो उसको रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल रखी है, उसको आपने पुश किया, किक किया, तो मतलब पुश किया, तो क्या है? वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, बॉल मूव करने लगेगी। फिर इसी तरह से आप कार की स्टेयरिंग में देख लीजिए, आप जैसे ब्रेक लगाते हैं तो कार मूव है, या बाइसिकल मूव, रनिंग में है। तो अगर आपको उसको रोकना है तो आप क्या करोगे? आप या तो साइकिल चला रहे हो तो हैंडल से ब्रेक लगाओगे, या कार चला रहे हो तो पैर से ब्रेक लगाओगे। उस दोनों में ही आप क्या करोगे? पुश करोगे। तो क्या मतलब समझ में आया? कि फोर्स स्टेट चेंज कर सकता है ऑफ मैटर, कि जो अगर रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्यों कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स की ताकत। मैग्नीट्यूड का मतलब है पावर, ताकत, कि कितना फोर्स लग रहा है। और डायरेक्शन, क्यों डायरेक्शन? इसलिए डायरेक्शन क्योंकि फोर्स पुश और पुल है। पुश में चीजें आपसे दूर जाती हैं, तो ये एक डायरेक्शन है। पुल में चीजें आपकी तरफ आती हैं, तो ये भी एक डायरेक्शन। तो ये इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे कि हम कहें, अच्छा, फोर्स को हम मापते किसमें? न्यूटन में। तो जैसे हम कहें 15 न्यूटन, 15 न्यूटन पुल किया गया है, पुल किया गया है तो मतलब अपने तरफ खींचा गया है, टूवर्ड्स, है ना? तो ये जो पुल है ये आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। और ये जो 15 न्यूटन है, ये जो 15 है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जो न्यूटन है वो यूनिट है, एसआई यूनिट।
चल आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, यहाँ what can a force do the objects on which it is applied। अभी हमने पढ़ा कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, सबसे पहली बात। दूसरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डायरेक्शन का एग्जांपल इस तरह समझिए कि कोई बॉल आपके तरफ आ रही थी, कोई बॉल आपके तरफ आ रही थी, आपने उसको हिट किया तो वो जाहिर सी बात है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि फुटबॉल मैच में हर वक्त डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ओके, तो ये डायरेक्शन भी चेंज करती है। कैसे चेंज करेगी? पुश और पुल करके। फिर शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा घर में आटा बनाया जाता है, आटा साना जाता है, और रोटी के लिए रोटी को, चपाती को शेप दिया जाता है, केक को बेक किया जाता है तो उसको शेप दिया जाता है। तो कैसे शेप दिया जाता है? उसको प्रेस करते हैं ना, पुश करते हैं ना, पुल करते हैं ना, पुश पुल से ही उसकी शेप चेंज हो जाती है। और क्या हो सकता है? स्प्रिंग ले लीजिए, वो खेलने वाली स्प्रिंग नहीं आती है जो कलरफुल रेनबो स्प्रिंग होती है, उसको आप जब प्रेस करते हो, पुश करते हो, दबाते हो, तो वो क्या होती है? छोटी हो जाती है। जब आप उसको खींचते हो, पुल करते हो, तो वो क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। तो इस तरह से जब पूछा जाएगा कि व्हाट हैपन इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, तो फोर्स अप्लाइड करने पे क्या क्या होता है, तो भाई क्या आप लिखेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। कि अगर रेस्ट में है तो मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब हो गया कि if an object is in rest position it tends to move, और वाइस वर्सा। क्या कि अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। चेंज द स्पीड, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको इकट्ठा करके लिखनी होगी। ये वाला आंसर आप फाइनल लिखेंगे जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या क्या चेंजेस आते हैं अगर किसी चीज पे हम फोर्स लगाए। अच्छा, डायरेक्शन के बाद इस तरह से चेंज इन द डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, चेंज इन डायरेक्शन का एग्जाम्पल हम दे चुके हैं आपको कि फुटबॉल आपकी तरफ आ रहा था और उसको आपने हिट कर दिया। इसी तरह से कार की स्टीयरिंग में जब हम पुश या पुल करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे तो पुल, पुश दूसरी तरफ जाएंगे तो पुश, तो क्या होगा? कार का डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पर इसमें फोर्थ में डिफरेंट एक्शंस दिया है कि कौन कौन से एक्शंस में पुश और पुल होता है। तो ये आप इसको पढ़ सकती हैं, खुद से देख सकती हैं। तो इसके बाद आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सारी चीज इसमें है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग कार। रनिंग कार में, चलती हुई कार में जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो कौन सा फोर्स का इफेक्ट होता है? जाहिर सी बात है, द कार चेंजेस इस डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन ही चेंज होगा। और कौन सा फोर्स लगाते हैं? दोनों ही लगा सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। भाई स्टेयरिंग इस तरह से है, ठीक है, स्टेयरिंग इस तरह से है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अगर हमें स्टेयरिंग को इस डायरेक्शन में मोड़ना है तो क्या करेंगे? इधर खींचने के लिए हम पुल का इस्तेमाल करेंगे ना, टूवर्ड्स, हाँ, इधर हम बैठेंगे। और अगर हमें इधर करना है तो या तो इधर से खींचेंगे तब भी पुल होगा, लेकिन अगर इधर घुमाएंगे, इस हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? पुश होगा। तो हो तो रहा है फोर्स ही। मेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये आपको देखिए आंसर, इस क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है एंड शेप चेंज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन अ फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एग्जाम्पल, स्क्यूजिंग अ स्पॉन्ज चेंज इट्स शेप। जब आप स्पॉन्ज को दबाती हैं तो पतला से छोटा सा हो जाता है। या फिर स्पॉन्ज दे सकती हैं, सुपर किले दे सकती हैं। सुपर किले आजकल बच्चे बहुत खेलते हैं ना, सुपर किले को, किले का शेप आप चेंज कर सकती हैं, डो का शेप आप चेंज कर सकती हैं, आटे का। तो ये सारे आंसर आप दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब आती है बात फोर एंड इट्स टाइप्स एंड इफेक्ट्स की। फोर्स की जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन है, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है। क्या है कि फोर्स पुश एंड पुल है कब? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए। ऐसा नहीं है कि कोई एक गैलेक्सी में है, कोई दूसरी गैलेक्सी में है, उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा।
ठीक। कोई बनारस में है, कोई दुबई में है, तो उसके बीच में फोर्स लगेगा। कोई इंग्लैंड में है, कोई स्विट्जरलैंड में है, तो उसके बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि दूर के भी कुछ फोर्स होते हैं, तो अभी आगे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एसआई यूनिट न्यूटन होती है। फुल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से, न्यूटन का पूरा नाम स्मॉल में, और सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल में। ये रूल है यूनिट्स को लिखने के लिए। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, एम मल्टीप्लाई ए। एम यहाँ पे मास है, ए एक्सलेरेशन है। एक्सलेरेशन का मतलब ये हो गया कि कितने टाइम में कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है, उसे एक्सलेरेशन कहते हैं। ठीक है। फोर्स को मैथमेटिकली हम मास मल्टीप्लाई ए निकालते हैं। मास का मतलब आप समझ लो वेट से, कि कितना भारी सामान है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है। ठीक है। अभी आपको मास और वेट भी समझाया जाएगा। तो तो एक न्यूटन को हम डिफाइन क्या करें, फोर्स हो गया न्यूटन में, मास आपका कुछ किलोग्राम में हो जाएगा। एक्सलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। तो अगर हम सबको वन वन यूनिट ले लें, तो वन न्यूटन कैसे डिफाइन किया जाएगा? वन न्यूटन उस भार के, उस मास के बराबर है जो इतने मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का एक्सलेशन पैदा करते हैं। तो अगर हमने सबको वन वन ले लिया है, तो यानी कि वन न्यूटन इज द फोर्स विच कैन गिव अ मास ऑफ 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का एक्सलेशन पैदा कर सकता है। सिमिलरली 5 न्यूटन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि 5 न्यूटन वो फोर्स है। 5 न्यूटन मतलब कितना फोर्स होगा, तो 1 किलोग्राम का अंदाजा हम सभी को होता है, क्योंकि हम लोग चावल दाल सब कुछ बेसन खरीदते रहते हैं 1 किलोग्राम की चीजें। ठीक है। तो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट कितना होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए बिहेवियर से। तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन पैदा कर पा रहे हैं, तो यानी कि वो किसके द्वारा हुआ है, वो 1 न्यूटन के फोर्स से हुआ है। तो इसी तरह से 5 न्यूटन का डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स विच कैन गिव अ मास ऑफ 5 किलोग्राम ऑन एक्सलेशन ऑफ 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं होता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो लिखा है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से फिर 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। हाँ, हाँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हैं कि जैसे सपोज ये बच्चा है, ये बॉय धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है इस बॉक्स को, तो ये बच्चा और बॉक्स हाथ के जरिए यहाँ पर कांटेक्ट में है। यहाँ पर देखो हर चीज कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है। तो इस तरह के फोर्सेस को, यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा है वो भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने, यू हैव टू रीड इट। ठीक है, कि द फोर्स विच कैन एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन, कब, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में हो। ओके। अब टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स आता है, जो दिन भर के आप काम करते हैं, फ्रिज खोलना, तो पकुए से पानी निकालना, बैग उठाना, ये सारे पुश एंड पुल में आपका मस्कुलर फोर्स लगता है। ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है भाई, फ्रिक्शन वो फोर्स है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रब करती है, या स्लाइड करती है, या मूव करती है, जब खिसकती है। ठीक है, दोनों कांटेक्ट में आना चाहिए। और तो ये फ्रिक्शन लगता है। काम क्या है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन का काम ये है कि वो मोशन का पोजीशन करता है। मतलब अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैकवर्ड लगेगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इधर इधर घुमाया जा रहा है, इधर फ्रिक्शन, मोशन इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, क्योंकि वो मोशन का पोजीशन करता है। और इसी फ्रिक्शन के वजह से चीजें अपनी जगह पे रहती हैं। हम
किताबों में लिख पाते हैं, साइकिल पे आप चला पाती हैं, ये सारी किसकी वजह से होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर रोड पर फ्रिक्शन ना हो या फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए तो क्या होगा कि आप साइकिल से फिसल जाएंगे। ठीक है, साइकिल हम आसानी से नहीं चला पाएंगे। अगर सर पे कॉपी पेपर और पेंसिल पेन के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो हम आसानी से लिख नहीं पाएंगे, हमारे जो लेटर्स हैं वो फिसल फिसल जाएंगे, स्लैंट हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, लिखते वक्त हमारा हाथ स्लिप हो जाएगा। ओके। अच्छा, अदर कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लें फिर फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। अदर कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन इन एन स्प्रिंग, स्प्रिंग को या रोप को आपने खींचा हुआ है तो जो इसमें टेंशन है। एयर रेजिस्टेंस इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वहां पर एयर होती है और एयर का भी अपना एक प्रेशर होता है, तो वो भी एक तरह का फोर्स है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जान के रखना है। फ्रिक्शनल फोर्स डिटेल्स में पढ़े कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो हमेशा, अगर कोई दीवार है उस दीवार को आप धक्का दे रही है इस तरफ, धक्का देगी तो जो उसका फ्रिक्शन है वो इस तरफ काम करेगा। आप जो धक्का दे रही हैं, जो पुश कर रही हैं, वो इस तरफ काम करेगा, तो जो फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये मोशन का अपोज करता है। ओके। अब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। सरफेस अगर रफ होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ओके, वेट अ मिनट। तो सरफेस को स्मूथ कैसे बना सकते हैं? घिस के बना सकते हैं, तेल डाल के, ऑयलिंग डाल के बना सकते हैं, पानी छिड़क के बना सकते हैं। तो सीमेंटेड जमीन में चलना आसान होगा, लेकिन अगर बिल्कुल वेल पॉलिश नई नई टाइल्स है तो उस पे चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस पे फ्रिक्शन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ स्मूथनेस। तो स्मूथ सरफेस होगा तो प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन, रफ सरफेस होगा तो प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। उस दूसरी चीज ये है लोड, जितना ज्यादा लोड होगा उसका उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जैसा कि लैपटॉप को मूव करना इजी नहीं है सेम सरफेस पे, अगर रफ सरफेस पे बात कर रहे हैं तो रफ सरफेस पे लैपटॉप को मूव करना में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन पेंसिल को मूव करने में कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप का लोड ज्यादा है, पेंसिल का लोड कम है। ओके। और स्मूथ सरफेस में भी यही बात है। स्मूथ सरफेस में पेंसिल तो अपने आप शायद लुढ़कती चली जाए, लेकिन लैपटॉप को हल्का सा देंगे तो वो फिसल सकता है। फिर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? मशीन ऑयल और ग्रीस रेड्यूस फ्रिक्शन। अगर हम ऑयलिंग कर देंगे सरफेस में तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्यों फिर कम हो जाएगा? क्योंकि ऑयल और ग्रीस करने से, पॉलिश करने से सरफेस कैसे हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितने तरीके के होते हैं? स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। इसमें कुछ आपको नहीं समझना है, इतना बस समझना है स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ। तो जब भी कोई चीज आपके कमरे में रखी हुई है तो उस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। नदी में पानी, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। नदी में पानी बह रहा है लेकिन उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। नदी पहाड़ से भी बह रही है लेकिन वो पहाड़ के अंदर ही बह रही है, ऐसा नहीं कि इलाहाबाद में आके बौछार कर रही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पे स्लाइड्स करती है, जैसे आप स्लाइडिंग करते हैं। रोलिंग, जब आप साइकिल चलाते हैं तो पहिया जो है, कार पहिया जो है या बाइसिकल का पहिया जो है वो क्या करता है? रोल कर। फिर वही बात थी, दैट इंक्रीज फ्रिक्शन, भाई रफ सरफेस कर दो, लोड ज्यादा कर दो और इंटरलॉकिंग कर दो सरफेस के बीच में, तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। इंटरलॉकिंग से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि स्पीड ब्रेकर पर धारियां बनी होती हैं, ग्रूव्स बने होते हैं। वो क्यों होते हैं? स्पीड ब्रेकर का काम ही यही है कि स्पीड को डाउन करना। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा स्पीड उतनी ज्यादा मेंटेन रहेगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन देंगे ही नहीं रोड पर तो क्या है? एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टक्कर टक्कर खाती चली, स्लिप करती हुई चली जा रही है। और इसका जस्ट अपोजिट कि डिक्रीज फ्रिक्शन कैसे करेंगे? भैया स्मूथ कर दो सरफेस तो फिसलोगे।
लोड कम कर दो तो उड़ने लगोगे, फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं। लुब्रिकेशन लगा दो तो और फिसलने लगोगे। यूजिंग रोलर्स और व्हील इंस्टीड ऑफ स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग का फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो व्हील्स और रोलर्स का कम होता है। तो सपोज कि आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उस सिलेंडर को आप स्लाइड करके लेके जा रहे हो, घसीट रहे हो, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ले जाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उसी को लुढ़का लुढ़का के रोल करके लेके जाएंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। इसलिए अक्सर देखा होगा कि जब कोई बच्चा या कोई सिलेंडर को लेके जाता है तो पैर से मारते हुए रोल 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 करके लेके जाता है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि उसका फ्रिक्शन कम। ओके, अब आ जाते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में हो। दूर दूर बैठे, बहुत दूर दूर बैठे भी फोर्स लग सकता है। तो भाई ये किस तरह का फोर्स है? ये बहुत ताकतवर फोर्स है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये सारे फोर्सेस हैं। So the forces which act between two objects without any physical contact or are called non-contact force. तो ऐसे फोर्सेस जिनमें कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है, मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट लोहे की नीडल को अपने तरफ खींचता है, तो बिल्कुल दूर से भी खींच लेता है ना, जितना पावरफुल मैग्नेट होगा। एक्सकेवेटर वगैरह में कितने पावरफुल मैग्नेट लगाए जाते हैं, तो एक्सकेवेटर वगैरह कितनी दूर से ही लोहे लोहे की चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। जैसे कि कहाँ कहाँ, जैसे रेफ्रिजरेटर का डोर मैग्नेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं, इट इज द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कि इसमें चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आता, ट्रांसफार्मर से नहीं आता, बल्कि होता क्या है कि अगर आप एक इन्फ्लेटेड बलून को अपने सर पे रगड़ें, तेल नहीं लगाना चाहिए सर पे, शैम्पू होना चाहिए, साफ होना चाहिए बाल, क्योंकि जो फिजिक्स है ना वो सफाई पसंद करती है। तो अगर बलून को सर पे रगड़ें और फिर कुछ कागज के टुकड़ों को उसको दूर से अट्रैक्ट कर दूर ले जाएं, बस टच ना कराएं, दूरी पे रखें, तो कागज के टुकड़े अपने आप आके चिपक जाएंगे इन्फ्लेटेड बलून पे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सपोज करते हैं कि बलून में रब करने की वजह से आपके सिर पे जो चार्ज थे वो बलून में आ गए और उसका अपोजिट चार्ज कागज पे आ गया। तो जब अपोजिट चार्ज मिलते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से दो स्ट्रॉ को आप अगर क्लोथ से रब करें तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉ हैं और आपने सेम क्लोथ से रब किया है, तो दोनों पे ही सेम चार्ज आएगा। और जब सेम चार्ज आएगा तो दोनों के करीब लाओगे तो वो दूसरे एक दूसरे से रिपल करेंगे। तो रिपल करना भी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्यों? क्योंकि रिपल में पुल की फीलिंग आ रही है, अट्रैक्ट में पुश की फीलिंग आ रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आप अपनी जगह पे बैठे रहते हो, रिवर्स का पानी अपनी जगह पे रहता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ठीक है, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ये सारी ग्रेविटेशनल होती है। कैसे काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। पर्पस क्या है इसका? कि हर चीज को अर्थ के ग्रेविटेशनल सेंटर की ओर खींचना। ओके, why do all objects fall towards the earth? Due to gravity, force of gravity. What is gravity? Gravity is the natural force by which the earth attracts all the objects towards its center. तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, अर्थ भाई ऐसे ही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही खींचेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर वेस्ट की तरफ है तब भी वो यहीं खींचेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर साउथ की तरफ है तब भी वो इधर ही खींचेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है कहीं भी, वो भी बीच में ही जाएगा। वो बात अलग है कि हम लोग जब कमरे में बैठे होते हैं, स्कूल में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, तो हमें पृथ्वी फ्लैट दिखती है। लेकिन जब पृथ्वी गोल है तो उसके लिए जो भी सेंटर ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी कोई भी पेड़ है, कुछ जो कुछ भी चीजें हैं, वो कहाँ जाएंगी? पेड़ से अगर यहाँ से फल गिरेगा तो वो नीचे जाएगा, यहाँ जमीन में जाएगा। लेकिन इतने से पार्ट के लिए सिर्फ इतना पार्ट देखे तो ये पृथ्वी हमारे लिए फ्लैट है। ओके, फिर
Uses of gravity keep us on the ground. Water stays in rivers, helps in movement in plants and satellites. ये gravity का यूज हो गया. मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल मोशन होते हैं, हॉरिजेंटल मोशन होते हैं. इसको आप इस तरह से समझिए कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन जैसे कि पेड़ से सेब गिर गया, फल गिर गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल मोशन हो जाएगा. और हॉरिजेंटल मोशन जैसे कि ग्राउंड पे बॉल लुढ़कती चली जा रही है, तो ये हॉरिजेंटल मोशन हो जाएगा, बॉल रोलिंग. फिर आप यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं. ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं. क्वेश्चंस देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. Why do planets move around the sun? किस तरह से आसानी से मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि सन की भी अपनी एक ग्रेविटी है. यहाँ पे एक फिगर बना है, डायग्राम, जिसको एक्सप्लेन करेंगे कि देखो सन की भी अपनी क्या है, ग्रेविटी है. हर प्लैनेट की अपनी एक ग्रेविटी है. ठीक है. तो ग्रेविटी जब हर चीज की है, तो किसी की ग्रेविटी कम है, किसी की ग्रेविटी ज्यादा है. ठीक है. तो जाहिर सी बात है, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है, पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा तेजी से चीजों को खींचेगा. अब जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी, आप समझ लीजिए कि अर्थ की ग्रेविटी मून से ज्यादा है. अर्थ क्या करती है, मून को स्टेबल बनाए रखती है. लेकिन अर्थ जो है, अगर सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो अर्थ सन की तरफ खींच के क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि सन की भी अपनी कुछ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से वो अर्थ और सन के बीच में एक रिलेशन बनाए रखता है. और फिर ये सब सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं होता है कि वो कैसे ऑर्बिट में स्टेबल है. ये बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं, जिसकी वजह से प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं. ठीक है. So because the sun exerts gravitational force on the planet, is gravity a contact or non? Yes, non contact force. ठीक है. उसके बाद क्या आता है, ठीक, उसके बाद आपका वेट एंड इट्स मास आता है. वेट एंड इट्स मेजरमेंट. वेट क्या है और मास क्या है, इसमें आप ये पढ़ेंगे वेट और मास क्या है. वेट क्या है, वेट करते हो ना, अपना वेट करते हो वेट मशीन में. आप अगर 50 किलोग्राम के हो, 40 किलोग्राम के हो, आपका जो भी वेट है, या चीजों को वेट करते हो ना, जब सामान आप लेने जाते हो जनरल स्टोर में, तो वो आपको चावल वगैरह वेट करके देते हैं कि 5 किलोग्राम का चावल, तो ये वेट है. तो वेट तो है, ये वेट है. लेकिन इसको साइंटिफिकली फिजिक्स में कहा क्या जाएगा, तो इसको ये कहा जाएगा कि वेट इज द फोर्स. वेट एक्चुअल वो फोर्स होता है. वेट एक्चुअल में धोखा है. क्या धोखा है, क्योंकि अर्थ पे आपको, अगर आप 50 किलोग्राम के हो, तो अर्थ पे आपको 50 किलोग्राम फील हो रहा है अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से. लेकिन अगर यही आप मून पे जाते हो, आपका वेट दूसरा कुछ हो जाएगा, और हल्के महसूस करोगे आप अपने आप को, और कम किलो के हो जाओगे. तो अगर जो लोग 80 किलो के या 90 किलो के हैं, फैट से, मोटापे से परेशान हैं, ठीक है, तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए. उनकी प्लेस बस गलत है, क्योंकि वो अर्थ पे है. उनको कहाँ होना चाहिए, उनको मून पे होना चाहिए. जैसे ही भी मून पे जाएंगे, तो इसका 1/6 हो जाएंगे. ठीक है. और कम हो जाएंगे, फिर वो 40 किलो के हो जाएंगे. ठीक. कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसको बस सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए. तो वेट इज द फोर्स exerted ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी आपको किस शिद्दत के साथ, किस मैग्नीट्यूड के साथ खींच रही है, वही आपका वेट होता है.
और ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं है, डिफरेंट प्लेस पे वैरी करती है, डिफरेंट होती है। इवन अर्थ पे ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हमने उसको एक एवरेज मान रखा है कि इतनी होगी। ठीक, तो इस हिसाब से ग्रेविटी पुल ही आपका वेट होता है इसकी, क्योंकि वेट भी फोर्स है, इसलिए वेट की भी जो आपकी यूनिट होगी वो न्यूटन हो जाएगी। ठीक है। वेट इज अ फोर्स, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट जो है ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है। कहाँ काम करता है? डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। मास क्या होता है भाई? मास वो चीज है कि सपोज कि आपके पास एक चौक है, चौक, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक चाक है, तो जिसमें कैल्शियम भी है और कार्बोनेट भी है, यानी कि कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये इन चीजों से मिलकर बनी है। तो मास का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन इसमें मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अमाउंट, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अमाउंट मास कहलाती है। लेकिन इसका वेट क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है, आई थिंक 10 से 20 ग्राम हो सकता है। एक चौक का वेट कितना ही हो सकता है? मुश्किल से 10 से 20 ग्राम हो सकता है। ठीक है, छोटी सी चौक तो होती है। तो वेट इसका 10 से 20 ग्राम है, जो कि अर्थ पे है। लेकिन अगर हम मून पे जाएंगे तो ये भी और हल्की होगी, लेकिन हम जुपिटर पे जाएंगे इसको लेकर तो ये हमें और भारी हो सकता है, 1 किलोग्राम की लगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर अर्थ से कई गुना, मतलब आप समझ लो कितना कह सकते हैं, आई थिंक अप्रोक्स अप्रोक्स मैं बता भी नहीं सकती कि 100 गुना या 70 गुना कितनी पृथ्वियां उसमें समा सकती हैं। अर्थ, जुपिटर इतना बड़ा है, उसकी ग्रेविटी इतनी अच्छी, इतनी ज्यादा है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ठीक है, न्यूटन वेट होती है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? आपको प्रीवियसली मैंने बताया पढ़ाने से पहले ही, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। मास में कोई डायरेक्शन नहीं है, मास एक क्वांटिटी है बस, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, वेट में डायरेक्शन है, टू डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, डाउनवर्ड लगती है, तो इसमें एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन की वजह से और मैग्नीट्यूड दोनों की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी हो जा रही है। मास क्या होता है? डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी सेम एवरीवेयर। लेकिन वेट क्या होता है? डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास को हम बीम बैलेंस से या फिर जो डिजिटल बैलेंस आजकल आ गए हैं उससे मापते हैं, धर्म कांटा वगैरह। और वेट को हम स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं। एग्जाम्पल, मास ऑफ अ बुक इज 2 किलोग्राम ऑन अर्थ, मून और मार्स, सब पे सेम होगा 2 किलोग्राम, लेकिन वेट जो होगा वो अर्थ पे, मून पे, मार्स पे, सब पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिर एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया जा रहा है जो कि आपके सिलेबस में इन्वेस्टिगेशन की, एक स्प्रिंग है, सेम स्प्रिंग है, ये दो अलग अलग स्प्रिंग नहीं है, दोनों सेम स्प्रिंग है। फर्स्ट स्टेप पे इससे एक हल्का सामान लटकाया गया, तो ये स्प्रिंग यहाँ तक खींच के आई, इसकी कुछ लेंथ होगी, हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, सपोज कि 50 सेंटीमीटर। लेकिन सेकेंड स्टेप पे जब इससे एक भारी सामान लटकाया गया, हैंग किया गया, तो ये स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई। इससे क्या समझ में आता है? इससे ऑब्जर्वेशन ये मिलता है, द स्प्रिंग एक्सटेंड्स मोर फॉर द हेवियर ऑब्जेक्ट देन लाइटर ऑब्जेक्ट। लाइटर ऑब्जेक्ट में ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रही थी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? मोर द वेट, मोर इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है, जितनी तेजी से उसमें फोर्स लगेगा उतनी तेज ज्यादा वो खींचेगी। उसके बाद आ जाता है आपका स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की आप में स्टडी है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर वेट। वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस बनाया गया। ये इसकी रिंग होती है, यहाँ से पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, होल्ड करने के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर ये इसका स्केल होती है जो स्प्रिंग पे ही काम करती है, जो अभी आपको इन्वेस्टिगेशन कराया। तो जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे तो ये एक्सटेंड होगी, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, तो ये जो मार्क है ये नीचे आएगा। जहां पर आएगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आया, तो यहाँ से हम इसकी रीडिंग ले लेंगे। ये स्केल होती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट स्प्रिंग स्ट्रेचेस व्हेन अ फोर्स वेट इज अप्लाइड। जैसे कि अभी इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा, देयर इज अ स्केल होती है। यूजली देयर इज आल्सो अनदर स्केल इन ग्राम। These values have been marked with the assumption that the acceleration due to gravity on Earth is 10 meter
पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा ये टिपिकल फॉर्म में लिखा है, इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मानकर स्प्रिंग बैलेंस बनाया गया है कि अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियसली जब फोर्स बता रही थी तब बता चुकी हूँ। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है अर्थ पर, ये मानकर बनाया गया है। व्हाई इज वेट कॉल्ड अ फोर्स? वेट को फोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेट एक तरह का पुल ऑफ ग्रेविटी है, पुल को ही फोर्स कहते हैं, इसलिए हम वेट को भी फोर्स कह रहे हैं। और साथ ही साथ वेट क्या क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, हेंस वेट इज अ फोर्स। ठीक है। ऑन अर्थ 1 किलोग्राम ऑफ मास हैज अ वेट ऑफ अबाउट 10 न्यूटन। ये एक एजम्पशन है कि 1 किलोग्राम की चीज पर कितना फोर्स होता है? 10 न्यूटन के फोर्स से पृथ्वी उसको खींचती होती है। कैलकुलेशन यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस अगर आपको दे दिया गया न्यूमेरिकल्स आएगा, तो कैसे आप उसको न्यूमेरिकल फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर हर बड़े खाने के बीच में दो 0 और 1 के बीच में 1 न्यूटन का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में 1 न्यूटन का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में 1 न्यूटन का डिफरेंस है। तो हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मास? इट इज 1 न्यूटन। फिर हाउ मेनी डिविजन शोज बाय द स्मॉलर मास आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मास? देयर इज 5 डिवीजन। गिन लीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 डिवीजन में 0 1 1 2 2 3 बटा हुआ है इस तरह से। तो हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट? यानी कि अगर सिर्फ हम 0 के बाद ये वाला डिवीजन ले ले, ये वाला डिवीजन, ये एक डिवीजन, या कहीं का भी एक डिवीजन ले ले, यहाँ पे कोई भी एक डिवीजन ले ले, तो ये एक डिवीजन कितना वेट बताएगा, इंडिकेट करेगा? तो 1 स्मॉल डिवीजन बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन से आप 5 डिवीजन, 5 स्मॉल डिवीजन डिवाइड कर दीजिए तो 0.2 न्यूटन आएगा। यानी कि अगर स्केल सपोज कि यहाँ पर आती है, ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, कितना आ जाएगा? 5 2 10, कितना हो जाएगा? 1। यानी कि लगभग लगभग आपका, हाँ वही 1 ही पे आ जाएगा। 1 न्यूटन के करीब आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप बहुत सारा करिए। उसके लिए अगर आपको स्प्रिंग बैलेंस आपके पास है, स्प्रिंग बैलेंस अगर आपके पास है तो आप उसको यूज करके ये टेबल फिल कर सकती हैं। पेंसिल बॉक्स का वेट करिए, वाटर बॉटल का करिए, ज्योमेट्री बॉक्स का करिए, अपने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे फिल करिए। ये टेबल आप नोट कर सकते हैं। हाउ टू यूज स्प्रिंग बैलेंस, ये आपको बता ही दिया गया है कैसे स्प्रिंग बैलेंस को यूज करना है। वेट टिल द स्प्रिंग बिकम्स स्टेडी, ये नहीं कि स्प्रिंग हिल रही है और आपने वेट ले लिया, ठीक है, स्प्रिंग को रुकने दीजिए। ठीक है, फिर स्प्रिंग के नॉट टचिंग एनीथिंग, बस होल्ड का जो गोल का निशान था वहीं पे टच करना। उसके बाद द फॉलोइंग टेबल, अच्छा यहाँ पे आपको टेबल दी है ऑन अर्थ मास और वेट। सपोज कि अर्थ पर किसी चीज का वेट 1 किलोग्राम है, तो वो फोर्स क्या फील करेगा? ग्रेविटी पुल 10 न्यूटन का। तो मास तो देखो पूरे में सेम है, 1 1 किलोग्राम, लेकिन वेट कैसे चेंज हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी पुल। मून पे ये 1.6 न्यूटन हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/6 हो जाती है ग्रेविटी अर्थ से। मार्स पे यही 3.8 न्यूटन हो जाएगा, अर्थ से और कम हो जाएगा। वीनस पे 9 न्यूटन हो जाएगा, अर्थ से और कम हो जाएगा। लेकिन जुपिटर पे 25.4 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेविटी प्लैनेट्स में जुपिटर की है और सबसे बड़ा प्लैनेट है। व्हाई इज द वेट डिफरेंस? ये वेट डिफरेंस क्यों आता है, ये आपको क्वेश्चन आएगा एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अर्थ हैज मोर ग्रेविटी देन मून, सो वेट इज मोर ऑन अर्थ। जुपिटर हैज वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, सो वेट इज मोर देयर। डिफरेंट planets have different gravity, so the weight of the same object is different। ये आपको आंसर वहां पे इस तरह से स्टेट करना पड़ेगा जिस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद आपके फिर से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। वेट इज फोर्स एंड मेजर इन न्यूटन, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ये बता ही दिया है आपको। ये आप देख लेंगी, याद कर लेंगी और आपके अपने बुक्स से कर लेंगी। अब आता है, अच्छा,
क्या कह रहे हैं कि बिफोर स्टार्टिंग आंसर दिस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इट इज सेड दैट द वेट ऑफ द व्हीट बैग इज 10 किलोग्राम। मतलब तुम एक आशीर्वाद का, जो कि यहाँ चलता है, आशीर्वाद कह दें या फिर रॉयल का कह दें, रॉयल ग्रीन का कह दें, आटा चलता है, आटे का पैकेट 10 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या है। वेट, कहोगे वेट तो हम लोग किलोग्राम में नापते हैं ना, आप न्यूटन में क्यों बता रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग अपने डेली लैंग्वेज में, डेली यूजेस में ये चीज यूज करते हैं कि एक चीज, एक आटे का भार जो है वो 10 किलोग्राम है। इसका साइंटिफिक मीनिंग ये है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये 10 किलोग्राम नहीं है। Weight is measured in Newton and mass is measured in kilogram. The correct meaning should be the mass of the wheat bag is 10 किलोग्राम। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, इनकरेक्ट चीज यूज करते हैं, weight। This means the bag contains 10 kilogram of matter. It weighs on earth will be, अगर हम इसका weight क्या होगा, तो क्या करें, 10 किलोग्राम को 10 न्यूटन पर किलोग्राम से डिवाइड, मल्टीप्लाई करें, तो ये 100 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, वेट जो इसका हो जाएगा। तो यानी कि अर्थ पुल इसको कम से कम 100 न्यूटन, न्यूटन में अगर बताएंगे तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा, और नहीं तो वेट तो हम लोग डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं। ठीक। अब जो भी हम लोगों ने बात करी, वो कहाँ की बात करी, वो बात करी है हम लोगों ने जमीन पर, सूखे पर, लैंड पर वेट की, कि सरफेस पे खिसका रहे हैं। अब हमें बात करना है पानी की, पानी पे कैसे वेट फोर्स काम कर रहा है। तो पानी पे जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का कॉन्सेप्ट। कि फ्लोट का मतलब है कि पूरा डूबा हुआ तैरे, आधा डूबा हुआ तैरे, आधे से ज्यादा डूबा हुआ तैरे, ये सब फ्लोट है। फ्लोट का मतलब ये सब है, पूरा डूब गया इतना सिर्फ दिख रहा है, या फिर आधा है, या फिर इतना है, ये सब फ्लोट के एग्जाम्पल्स है। लेकिन सिंक का मतलब क्या है, कि ये पानी के नीचे चला गया, तो ये सिंक है, डूब गया। ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन इट डाउनवर्ड्स, but a buoyant force is applied on it by the liquid in the upward direction। कहने का मतलब है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से लिया गया है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। एक यूनिवर्सल लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है। तो अगर डाउनवर्ड कोई फोर्स लग रहा है, तो उसके अपोजिट ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और जो ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो उसको बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहा जा रहा है। If the gravitational force is more than the buoyant force, the object sinks। ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की ताकत ज्यादा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि चीजें डूब जाएंगी। If the two forces are equal, the object floats। लेकिन अगर दोनों बराबर है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसी तरह से फ्लोट करती रहेंगी। Once one of the factors on which the buoyant force depends upon is the density of the liquid। यानी कि लिक्विड की क्या डेंसिटी होगी। अब डेंसिटी क्या होता है, मास पर एरिया। डेंसिटी जो है कि आपके पर सरफेस एरिया में कितने, पर वॉल्यूम में कितना डेंसिटी, कितना मास आ रहा है, वो आपकी डेंसिटी, मास d इज इक्वल टू एम अपॉन वी, वो आपकी डेंसिटी बताती है कि d इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कि पर वॉल्यूम में अगर 3D की बात करें, तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम में, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में आपका कितना मास आ रहा है। मास तो आप जानते हैं, आप पढ़ चुकी हैं, द नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो पर वॉल्यूम में जिसका मास जितना ज्यादा, जैसे मरकरी की बात करें, तो मरकरी की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। ऑयल की बात करें, तो ऑयल की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। अपथ्रस्ट बायोंट, द अपवर्ड फोर्स, थ्रस्ट बायोंट फोर्स कहते किसे हैं, द अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid on an object immersed in it is called upthrust or buoyant force। It acts vertically upward। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगता है, डाउनवर्ड लगता है। लेकिन बायोंट फोर्स, अपथ्रस्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। पानी की जो लहरें हैं, पानी का जो सरफेस है, वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाता है, ढकेलता है। जैसे कि आ स्टोन इन वाटर, आ शिप फ्लोटिंग ऑन वाटर, आ लीफ फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। फ्लोट और सिंक को देखो एकदम आसानी से बता दिया गया है यहाँ पे कि क्या चीज फ्लोट है, क्या चीज
सिंक है। जब आपका क्या है, लिक्विड वेट ज्यादा होगा तो बायोन फोर्स से क्या होगा, कम हो जाएगा और लिक्विड क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन वेट और बायोन फोर्स, वेट से क्या मतलब है, वेट से मुराद है ग्रेविटेशनल पुल की। तो वेट और बायोन फोर्स जब दोनों बराबर होंगे तो चीजें क्या होंगी, तैरेंगी। फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल इस तरह से सिंक करती है, लॉग जो होता है लकड़ी का गट्ठा वो इस तरह से पूरा डूब के सिंक करता है, ऑयल ऐसे तैरता है पानी के ऊपर, क्यूब्स जो होते हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो इस तरह से फ्लोट्स करते हैं। ऑयल ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये सब आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद आप, एक प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। आर्किमिडीज नहा रहे थे बाथरूम में, और जब बाथरूम में नहा रहे थे बाल्टी और मग से, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल, एक चीज देखी। वॉज अ फेमस ग्रीक ग्रीक साइंटिस्ट। फेमस ग्रीक साइंटिस्ट, फेमस क्यों थे, क्योंकि साइंटिस्ट हर वो इंसान होता है, साइंटिस्ट ग्रेट क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ में हर चीज को साइंटिफिकली नोटिस करते हैं और उसका प्रिंसिपल देते हैं, बताते हैं कि इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत ये है। नॉर्मल सी छोटी सी चीज है जो कि आप कहोगे अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, तो हम लोग नहाते हैं, हम लोग को समझ ही में आएगा। लेकिन ये छोटी सी चीज प्रिंसिपल कोई और नहीं दे पाया, सिर्फ आर्किमिडीज ने दिया। According to Archimedes principle, when a body is wholly or partially, पूरा डूबी हो या आधी डूबी हो, immersed in a liquid, it experiences an upthrust। वो upthrust experience करती है, ये तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि जब भी पानी में कोई ऑब्जेक्ट है वो एक अपथ्रस्ट फील करती है। कितना करेगी, वो डिपेंड करता है उसके वेट पर। अच्छा, ये बता रहे हैं वो कितना थ्रस्ट वेट करती है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, डिस्प्लेस्ड बाय इट। उतना ही अब थ्रस्ट फील करती है, एक्सपीरियंस करती है, जितना कि पानी, जितने के पानी का वेट, यानी कि वेट ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस कर पाती है। तो सपोज कि एक बाल्टी है, उसमें पानी बकेट है, इस तरह से पानी फिल है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने एक मग लिया, मग को डुबोया, अब मग से पानी को बाहर निकाला, तो जितना पानी का वेट है, पानी का वेट होगा ना, कुछ वॉल्यूम तो होता है, पानी का वेट भी तो कुछ होगा। तो जितना पानी का वेट बाहर इस मग में आया है, फिल हुआ है, उतना ही अपथ्रस्ट ये मग इसके अंदर फील कर रहा था। So the block disappears some waters, displaces some waters. The weight of this displaced water is equal to the upthrust. तो जितना पानी वो निकाल रहा है, सपोज कि वो 10 किलोग्राम पानी निकाल रहा है, तो वो 10 किलोग्राम यानी कि न्यूटन के बराबर वो बायोन फोर्स को फील करेगा। ठीक। वाई डू सम रॉक्स फ्लोट ऑन वाटर, लेकिन रॉक्स तो भारी होती हैं, फिर वो फ्लोट क्यों करती हैं। देयर आर सम There are some rocks which can float on water. One such rock is pumice. इसको पढ़िए। प्यूमाइस, प्यूमाइस एक रिएक्शन रॉक होती है जो कि वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फूटता है तो वहां से निकलती है, बनती है। क्या होता है उसमें, व्हेन लावा विथ लॉट्स ऑफ गैस एंड वाटर वेपर कूल्स क्विकली, इट ट्रैप्स टाइनी बबल्स ऑफ गैस इनसाइड। तो होता क्या है बेसिकली कि इन प्यूमाइस रॉक्स के अंदर गैस फिल हो जाती है। दिस क्रिएट्स अ लाइट पोरस रॉक, एक पोरस रॉक बना देती है इसको। जब गैस एवेपरेट हो जाएगी तो रॉक पोरस हो जाएगी, वहां पे जगह खाली हो जाएगी। फिल्ड विद एयर पॉकेट्स विथ विच इज लेस डेंस देन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट। तो जो भी चीज हवा से भरी होगी और हवा पानी से हल्की है, तो वो क्या होगी, वो रॉक को फ्लोट कराएगी। लावा विद गैस बबल्स इस तरह से होता है, फिर कूल डाउन होता है तो टाइनी गैस बबल्स ट्रैप इनसाइड, और फिर इसी टाइनी बबल्स यानी कि टाइनी होल्स के अंदर जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो फिल हो जाती है, जिसके वजह से एयर के अपथ्रस्ट के वजह से प्यूमाइज स्टोन फ्लोट्स करते हैं वाटर। उसके बाद आपको यहाँ पे समरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा तो बहुत इजी होगा। क्या है समरी टेबल, कि जब वेट ज्यादा होगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। रिलेशन बिटवीन वेट एंड बायोन फोर्स। तो क्या होगा, वेट ज्यादा है, बायोन फोर्स कम है, बायोन फोर्स कम लग रहा है, तो पार्शली, जिस तरह से रिजल्ट क्या है, पार्शली 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 फ्लोट होगी, पार्शली इमर्स्ड होके फ्लोट होगी।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्शली इमर्ज्ड होगी। पार्शली इमर्ज्ड होगी। वेट और बायोट फोर्स बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेट कम हो जाएगा बायोट फोर्स से तो ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट राइजेस अपवर्ड्स। बायोट फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर ही के ऊपर होगा, नीचे नहीं जाएगा। बायोट, क्योंकि बायोट फोर्स नीचे से लग रहा है, नीचे से लगा फोर्स जब ज्यादा होगा तो चीजें, ये पार्श सॉरी यहाँ पे पार्शली इमर्ज नहीं बल्कि पूरा सिंक हो जाएगी, इसको यहाँ पे लिख दो सिंक। जब वेट ज्यादा होगा और बाइंड फोर्स कम होगा, कमजोर होगा, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा, फ्लोट नहीं करेगा। थ्रस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल्स कैसे लगता है, वर्टिकली सॉरी अपथ्रस्ट वर्टिकली अपवर्ड लगता है, ग्रेविटेशनल कैसे लगता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगता है। ओके, यहाँ पे वेट का सिंबल्स देख लीजिए, न्यूटन। बाइंड फोर्स अपथ्रस्ट होता है, वो भी एक फोर्स है तो न्यूटन में ही होगा। और ऑब्जेक्ट सिंक कब होगा, ये एक शॉर्ट नोट्स है जिसको आप अपने पास रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। Two balloons rubbed with a woolen cloth are about near each other. What will happen and why? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली चीज आ गई कि they will repel. Rubbed with a woolen cloth. सेम क्लोथ से रब किए गए हैं, तो जब वुलन क्लोथ से ही दोनों रब किए गए हैं सेम क्लोथ से, तो दोनों पे सेम चार्ज आएंगे। और जब दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपल रिपल करेंगे। आंसर लिखा है, आप इसको देख के लिख लीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है। Question number two, when you drop a coin in a glass of water, it sinks. But when you place a big wooden block in a water, it floats. Explain. कॉइन डूब जाता है लेकिन वुड क्यों फ्लोट करती रहती है, कॉइन इज मोर डेंस देन वाटर। डेंसिटी ज्यादा है कॉइन की। इट्स वेट इज मोर देन बायोट फोर्स, सो इट सिंक्स। वुड क्या है, इज लेस डेंस, पोरस हो सकती है, लेस डेंस है। इट्स वेट इज लेस देन द बायोट फोर्स एंड हेंस इट फ्लोट्स। ये आंसर है, और यही आंसर का क्राइटेरिया आपके हर क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। Question number three. Why do we sometimes slip on a smooth surface like ice or polished surface? Because of less friction. Smooth surface है, friction less होता है, इसीलिए grip नहीं बन पाती, हम फिसल जाते हैं। Is question number four. Is any force being applied to an object in a non-uniform motion? Non-uniform motion आप कैसे समझोगी? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें टाइम के साथ स्पीड चेंज ना हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा है जिसमें टाइम के साथ हर वक्त स्पीड चेंज हो, ठीक है। ये होता है, अभी पढ़ा नहीं है तो कैसे समझ में आएगा, लेकिन अगर इस शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो क्या हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी फोर्स लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देर इज अ चेंज इन स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स लगाएंगे तभी तो स्पीड में चेंज आएगा और डायरेक्शन में चेंज आएगा, जैसे कि हम कार ड्राइविंग करते वक्त लगाते हैं। दिस चेंज अकर्स ओनली व्हेन अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश अ साइकिल इट स्टार्ट्स स्पीड्स अप, स्लो डाउन और चेंजेस डायरेक्शन ड्यू टू द फोर्स। जिस हिसाब से फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से चलेगी, नहीं तो रुक जाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। What causes this change? Does the mass of the object also become 1/6 of its mass on the earth? तो मून पे एक 1/6 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 6 गुना ज्यादा है। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है। तो जब ग्रेविटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वेट भी वहां पे ज्यादा आएगा। द चेंज इज ड्यू टू लेस ग्रेविटी ऑन द मून, मास डज नॉट चेंज। मास चेंज होगा, पूछ रहे हैं, नहीं, मास चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम एवरीवेयर, ओनली वेट चेंजेस। तो क्यों वेट चेंजेस, क्योंकि वेट होता है mg। जी क्या है, जैसे कि फोर्स होता था ना mg, देखो दोनों ही सेम है। फोर्स क्या होता था, लेट मी इलैबोरेट यू, कि फोर्स, फोर्स को क्या लिखती थी, फोर्स इज इक्वल टू एम ए था। एम मास है, ए एक्सलरेशन है। अब फोर्स की जगह क्या आ गया, वेट आ गया। तो वेट को भी क्या लिख रहे हैं, मास तो मास ही रहा, ठीक है,
लेकिन एक्सलेशन की जगह क्या आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आ गया। बस इतना चेंज हुआ है, एक्सलेशन का सिंबल चेंज हुआ है एक्सलेशन दोनों। वहां पे वो नॉर्मल एक्सलेशन है और यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, इसलिए दोनों की यूनिट भी सेम है, न्यूटन, किलोग्राम। जी को ग्राम मत समझ लेना, जी ग्रेविटेशनल, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम जी का मतलब है ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन हो जाएगा। फिर if a ball is thrown upward, it slows down, stops momentarily, and then falls back to the ground. Name the forces acting on the ball and specify their direction. ठीक है, एक बॉल है जिसको तुमने ऊपर फेंका, फिर ऊपर फेंका तो वो क्या होगा, थोड़ी दूर देर रुकेगा और फिर नीचे आना शुरू कर देगा। तो सबसे पहला क्या होगा, नंबर वन देखो, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। ठीक है, एक बॉल है जिसको क्या कर रहा है, ग्रेविटी पुल तो कर रहा है। जब वो ऊपर की तरफ, जब हम ऊपर की तरफ उसको फेंकेंगे तो ग्रेविटी तो हर वक्त काम करेगी उसके ऊपर नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, इट अपोजेस द मोशन सो द बॉल स्लोज डाउन। यही वजह है कि एक, जितना हम फोर्स लगाकर फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो थोड़ी दूर तक तो ऊपर जाएगी, लेकिन क्या होगी, थोड़ी देर रुक जाएगी। ये रुकती क्यों है, यही स्लोज डाउन क्यों हो रही है, ऊपर और ऊपर आसमान चीर के क्यों नहीं निकली जा रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशन पुल उसको नीचे खींच रहा है। फिर सेकेंड स्टेप पे क्या होगा कि सेकेंड स्टेप पे ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, अब डाउनवर्ड मोशन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो खुद ही ग्रेविटी भी पीछे नीचे खींच रही है उसको, वेट भी खींच रहा है उसको नीचे नीचे, और बॉल खुद भी नीचे आ रही है। तो ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड एंड हेल्प द बॉल टू स्पीड अप। तो जब नीचे आएगी बॉल, जब नीचे आना वापस शुरू करेगी तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और टॉप पोजीशन यानी कि सेकंड पोजीशन होनी चाहिए, तो टॉप पोजीशन, सेकंड टॉप पोजीशन पे क्या होगी, ओनली ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, क्योंकि द बॉल मोमेंटली एट रेस्ट, जब सबसे ऊपर जाएगी तो एक्चुअली ये फर्स्ट पोजीशन तो ठीक है, जो सेकंड है वो थर्ड है, और जो थर्ड है वो सेकंड है। तो तुम जब आंसर लिखना तो इसको जरा सा इस तरह से कर लेना, 1 3 2 करके लिख देना। होप सो कि हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए होंगे। हाँ, ये भी हो गया। फिर देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, एक पूरी शीट दी जा रही है आपको। आप इसको एप्लीकेशन ऑन हायर थिंकिंग, वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये पूरी वर्कशीट आपको दी जा रही है। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। सारी चीजें हो गई। ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया है। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो कि आपकी बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, देखिए, फिगर देखिए इसका। Selected questions with answer क्या है कि the ball is released from the point P and moves along an inclined plane and then along a horizontal surface as shown in the figure. It comes to stop at the point A on the horizontal surface. Think of a way so that when the ball is released from the point, same point P, it stops, रुक जाता है। तो फर्स्ट है बिफोर द पॉइंट ए एंड सेकेंड आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट ए। दो है, स्टॉप बिफोर ए, एक रीजन है, एक सिचुएशन है कि ए पॉइंट के पहले ही रुका जा रहा है, और दूसरी कंडीशन ये है सेकेंड वाला कि ए के बाहर जाने पे रुका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई
हिंड्रेंस है, कोई अपोजिशन है जिसके वजह से ए के पहले ही रुका जा रहा है। फर्स्ट वाले को अगर देखें तो बिफोर द पॉइंट ए की बात करें तो इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि वो मोशन का अपोजिशन कर रहा है। पी से वो स्लाइड तो हो रहा है, लेकिन स्लाइड होने पे हॉरिजेंटल लाइन पे फ्रिक्शन इतना ज्यादा है। सरफेस बिफोर ए, फॉर एग्जाम्पल बाई प्लेसिंग अ रफ रफ क्लोथ रख दिया है, सैंड पेपर रख दिया है on that portion of the surface, more friction will remove the ball's kinetic energy quickly, so it will stop at a point before A। तो इसीलिए वो A के पहले ही रुका जा रहा है। लेकिन दूसरे में वो आसानी से एक पार कर जा रहा है, तो डिक्रीज फ्रिक्शन है। तो यानी कि हमने लुब्रिकेशन कर दिया है, स्लिपरी कर दिया है, पॉलिश कर दिया है सरफेस को, तो वो आगे तक निकला जा रहा है। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में हम इजाफा कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोक नहीं रहे हैं। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन में वही सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं। आप डिफरेंट तरीके से आप उसको देखकर उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर इफ अ बॉल, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट स्लोज डाउन। हाँ, ये भी क्वेश्चन हो गया है। देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन एंड इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन, तो इसमें जो सीक्वेंस कहा है 1 3 2 उस हिसाब से लिखना है और ये फिगर बनाना है। उसके बाद आपको ये वर्कशीट दी जाती है जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ये नो आंसर वर्कशीट है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद लिखने हैं विद क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखना है। सिर्फ आंसर आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग से रिलेटेड, एप्लीकेशन एंड हायर थिंकिंग में मिसक्लेनियस है, सब मिला हुआ है। वाई आर ब्रॉड बेस्ड ऑब्जेक्ट मोर स्टेबल देन ऑब्जेक्ट्स विद अ स्मॉल बेस, स्मॉल बेस ऑब्जेक्ट्स ब्रॉड ऑब्जेक्ट से ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स हायर फ्रिक्शन दे रहा है, स्मॉल बेस ऑब्जेक्ट्स लेस फ्रिक्शन दे रहा है, क्योंकि वो कांटेक्ट में कम है, इसलिए हायर फ्रिक्शन की वजह से स्टेबल हो रहा है, गिर नहीं रहा है। ठीक है, जिस तरह से झूले झूला झूला आप झूले में जब बैठती हैं तो ब्रॉड पट्टा क्यों लगाया जाता है? ताकि आप स्टेबल रहें, फ्रिक्शन अच्छा रहे। लेकिन अगर पट्टा पतला सी खपच्ची लगा देंगे तो क्या होगा? वो आपको इरिटेट भी करेगी और आप उससे गिर भी जाएंगे, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शन ही सरफेस से होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन के लिए सरफेस ही नहीं मिल रहा है। so these all are state Archimedes principles in your own words with these all। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके सारे क्वेश्चन आंसर करिए, पीडीएफ में सेंड करिए। तो इसको आप पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद क्या करना है कि अपनी बुक को रिवाइज करना है, अपनी बुक को जाके पढ़ना है। जब आप बुक पढ़ेंगे आपको और चीजें क्लियर होंगी, डाउट्स आएंगे। डाउट्स आना बहुत अच्छी चीज है। जहां भी आपको डाउट्स आए, चाहे वो ये नोट्स हो या आपका बुक हो, आप उसको क्या करिए, सेव कर लीजिए, अपने पास कहीं पे रख लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप उसको क्लास में पूछ लीजिए। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं उसको सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चंस बुक में दिए हैं उसको सॉल्व करिए। आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।